देखिए, तो अब हम आते हैं डीएनए पे, जिसकी अभी मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की है। डीएनए के बारे में हम जानेंगे, तो आइए देखते हैं। डीएनए क्या है, इसका फुल फॉर्म? डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। डी ऑक्सीराइबोज मैं लिखता हूं, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक, थोड़ा बड़ा नाम है, एसिड। मैं इसको मिटा भी दूंगा अभी तुरंत। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसे न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लिक अम्ल यहां भी मैंने लिखा है, कहते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में, कोशिका सेल के न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक में पाया जाता है, इसलिए न्यूक्लिक एसिड। अब क्या है, एक और बात यहाँ पे आप देख रहे हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये हम क्यों ना डीएनए को समझने से पहले कि यह क्या है, न्यूक्लिक एसिड और इसकी संरचना के बारे में जाने, तो स्पष्ट रूप से हम डीएनए को पूरी तरह समझ लेंगे। तो आइए एक बार देखते हैं, ये जो न्यूक्लिक एसिड टर्म इसमें यूज किया गया है, न्यूक्लियस में पाए जाने की वजह से न्यूक्लिक एसिड कहा तो जा रहा है, लेकिन वास्तव में न्यूक्लिक एसिड अम्ल की क्या संरचना है और डीएनए में कैसे यह डीएनए की संरचना का एक भाग है, यह सब हम बेसिक रूप से समझ लें। क्योंकि आजकल जो प्रश्नों की प्रकृति है, नेचर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे एग्जाम में, थोड़े डीप भी होते हैं, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो अच्छा रहेगा। न्यूक्लिक अम्ल बेसिकली, तो न्यूक्लिक अम्ल जो इसकी मैंने अभी चर्चा की, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, वह न्यूक्लिक अम्ल बेसिकली न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। हजारों न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर ये न्यूक्लिक अम्ल, अर्थात न्यूक्लिक अम्ल के एक अणु में ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स मैं इसको ऐसे यहाँ लिख दूं, लेकिन हम न्यूक्लियोटाइड में एस न जोड़कर सिर्फ न्यूक्लियोटाइड की बात करें। एक बार फिर मैं समराइज करूं, न्यूक्लिक अम्ल डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। पहले हम लोग न्यूक्लिक अम्ल को समझ रहे हैं, अर्थात इसकी संरचना को समझ रहे हैं। तो यह न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। मोनोमर अर्थात एक न्यूक्लिक अम्ल के एक अणु में ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड्स अर्थात कंपाउंड यौगिक जो है, रासायनिक यौगिक न्यूक्लियोटाइड, यह किस चीज़ का बना होता है? तो यह तीन चीज़ों का, तीन केमिकल्स का बना होता है। देखिए क्या है, एक शर्करा, यह शर्करा, इसमें दो तरह के शर्करा होते हैं। एक राइबोज शर्करा अर्थात ग्लूकोज, इंग्लिश वालों के लिए मैं ट्रांसलेट कर दूं, ये शर्करा शुगर कौन, एक राइबोज शर्करा और दूसरा डीऑक्सीराइबोज शर्करा ग्लूकोज। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड कंपाउंड है जिससे मिलकर न्यूक्लिक अम्ल बना है, यह न्यूक्लियोटाइड तीन प्रकार के कंपाउंड से मिलकर बनता है। पहला ग्लूकोज शुगर, इस शुगर में भी दो प्रकार के शुगर होते हैं, शुगर में भी, शर्करा में भी दो प्रकार के शुगर होते हैं, शर्करा होते हैं इसमें। एक क्या, राइबोज शर्करा, दूसरा डीऑक्सीराइबोज शर्करा। न्यूक्लियोटाइड में दूसरा क्या है केमिकल, फास्फेट, फास्फोरिक अम्ल होता है। और तीसरा जो है केमिकल होता है वो क्या है, नाइट्रोजनी क्षार। ये नाइट्रोजनी नाइट्रोजनस क्षार भी कितने प्रकार के होते हैं, दो तरह के, एक है प्यूरीन और दूसरा है पायरीमिडीन। यह प्यूरीन क्षार भी के भी दो प्रकार हैं, एक एडिनिन, दूसरा ग्वानिन। एडिनिन को ए से आप डिनोट करते हैं, ग्वानिन को जी से। ठीक उसी तरह ये जो नाइट्रोजनी क्षार है दूसरा पायरीमिडीन, यह भी दो प्रकार का होता है, एक थाइमिन जिसे हम टी से डिनोट करते हैं और दूसरा साइटोसिन जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल जो कई न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, यह न्यूक्लियोटाइड जो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, यह किस किस चीज़ से मिलकर बना है, यह शर्करा शुगर से मिलकर बना है, यह फॉस्फेट से मिलकर बना है, और यह नाइट्रोजनस क्षार से मिलकर बना है, नाइट्रोजनी क्षार से। यह शर्करा जो है शुगर, वह कितने प्रकार का है, इसमें राइबोज और डीऑक्सीराइबोज।
यह जो फॉस्फेट है यह फॉस्फोरिक अम्ल है। और तीसरा जो है नाइट्रोजनस क्षार, नाइट्रोजनी क्षार, वह दो प्रकार का होता है, एक प्यूरिन और दूसरा पायरिमिडीन। प्यूरिन भी दो प्रकार का होता है, एक एडिनिन दूसरा ग्वानिन। पायरिमिडीन भी दो प्रकार का है, एक है थायमिन और दूसरा साइटोसिन। स्पष्ट है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, यह न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है और न्यूक्लियोटाइड्स इन तीन चीज़ों से मिलकर बना है, नाइट्रोजनस क्षार, फॉस्फेट अर्थात फॉस्फोरिक अम्ल और शर्करा के अणुओं से। शर्करा भी दो प्रकार की पाए जाते हैं इसमें, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। फॉस्फोरिक अम्ल और तीसरा नाइट्रोजनस क्षार जो दो प्रकार के हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन भी दो प्रकार का है, एडिनिन ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। आपको जुबान पे ये बातें याद रहनी है। और फिर आगे अब देखते हैं कि डीएनए की संरचना अब कैसे क्या है। आपने बेसिक समझ लिया, अब चलिए आगे चलते हैं। अब अगर आपने न्यूक्लियोटाइड को समझ लिया है, न्यूक्लिक अम्ल को समझ लिया है, तो अब हम देखते हैं डीएनए। अब डीएनए को समझने में आसानी होगी, तो आइए हम डीएनए को समझें। लेकिन थोड़ा और वेट करना पड़ेगा आपको। पहले डीएनए को समझने से पहले ज़रा जान तो लें कि आखिर डीएनए को सबसे पहले किसने आइसोलेट किया, और ऐसे कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद उपयोगी हैं और पूछे जा रहे हैं। तो पहले ज़रा जान लें डीएनए के बारे में कि किन किन लोगों ने इसको कैसे आइडेंटिफाई किया है। तो सबसे पहला नाम यहाँ पर देखिए क्या है, कोर्नबर्ग। कोर्नबर्ग आपको याद रखना पड़ेगा, इसका दूसरा और कोई उपाय नहीं होता है। इन विट्रो सिंथेसिस, इन विट्रो एक टर्म है, इन विवो दूसरा टर्म है इन विट्रो। इन विट्रो सिंथेसिस अर्थात शरीर के बाहर डीएनए का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया? कोर्नबर्ग ने। यह बिल्कुल अजीब सा फैक्ट नहीं है। इनफैक्ट दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन स्टेट पीसीएस एज वेल एज इन यूपीएससी ऑल्सो। सो आपको ध्यान में रखना है, डीएनए को प्रयोगशाला से, सॉरी, शरीर से बाहर सबसे पहले संश्लेषित किसने किया? कोर्नबर्ग ने। अंग्रेजी में पूछे क्वेश्चन अगर पढ़ने की आदत हो तो इन विट्रो सिंथेसिस सबसे पहले किसने किया? कोर्नबर्ग ने। उससे भी पहले यह भी जानना जरूरी है कि सबसे पहले इसको किसी सेल से आइसोलेट किसने किया था। यहाँ तो सिंथेसिस की बात थी, यहाँ आइसोलेट। तो फ्रेडरिक मीचर ने सबसे पहले डीएनए को सेल से, पस सेल से किया था, लेकिन कहाँ से किया गया है इस बात पर ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले इसको आइसोलेट किया था, अलग किया, आइडेंटिफाई किया। हालांकि उसका नाम इसने दिया फ्रेडरिक मीचर ने, न्यूक्लिन। लेकिन वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह है कि सबसे पहले किसने इसको आइसोलेट किया, अलग किया प्रयोगशाला में? फ्रेडरिक मीचर। अच्छा, अब आगे देखिए, एक और नाम है हर्टविग। हर्टविग नाम याद रखना है, आसान है। इसी ने इस बात की पुष्टि की, बतलाया कि जो डीएनए है वह आनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है। अर्थात माता पिता से संतान को जो आनुवांशिक गुण जाते हैं, वह गुण, उस गुण के स्थानांतरण के लिए डीएनए ही जिम्मेदार है। इस बात की पुष्टि सर्वप्रथम किसने की? हर्टविग ने की। क्लियर? अब एक और नाम आपको याद रखना है, अल्टमान। इसने बताया कि यह न्यूक्लिक अम्ल है, यह न्यूक्लिक अम्ल यह दो प्रकार का होता है। किसने बताया? अल्टमान ने। तो इस तरह से आपको चार नाम याद रखने हैं। कोर्नबर्ग, जिसने सबसे पहले संश्लेषित किया डीएनए को प्रयोगशाला में, शरीर के इन विट्रो मतलब शरीर के बाहर। फ्रेडरिक मीचर ने सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करके आइसोलेट किया प्रयोगशाला में। हर्टविग ने बताया कि यही आनुवांशिक गुणों के लिए, स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है। ऑल्टमान ने बताया कि न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं। अब मैं इसे मिटा दूंगा ताकि आपको यहाँ जिग जैग या कुछ समझने में कन्फ्यूज़न, परेशानी न हो। लेकिन यह भी बताना आपके लिए, मेरे लिए ज़रूरी था आपको, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो आइए अब हम डीएनए के बारे में समझें, जानें
जो अब ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आपने न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक अम्ल जो बना है न्यूक्लियोटाइड के अणु से, न्यूक्लिक अम्ल के अणु ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड से बने। न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड एक कंपाउंड है जो खुद किस किस चीज़ से मिलकर बना है? फास्फोरिक अम्ल से मिलकर बना है, नाइट्रोजेनस बेस मतलब क्षार से मिलकर बना है, और शुगर शर्करा से मिलकर बना है। अभी अभी मैंने बताया, तो आपका काम आसान हो गया। फिर मैंने बताया था कि अब ये देखिए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड में आपको क्या ध्यान देना है। तो यह जो डीएनए है बेसिकली यह क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली मतलब एक से अधिक, न्यूक्लियोटाइड आप जान चुके हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया, जो एक कंपाउंड है जो शर्करा, जो नाइट्रोजेनस बेस मतलब क्षार, और फास्फोरिक अम्ल, इन तीन चीज़ों से मिलकर बना है न्यूक्लियोटाइड के अणु। और डीएनए, आपका डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, अर्थात न्यूक्लियोटाइड के एक से अधिक अणु से मिलकर बना हुआ है। क्लियर? पॉलीन्यूक्लियोटाइड पूछता है इन चारों में से, या फिर डीएनए, और चार ऑप्शंस देता है, मोनो, पॉली या कुछ और दो ऑप्शन दे सकता है। तो यू बेटर नो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड का क्या मतलब है और कौन इससे मिलकर बना है। तो डीएनए क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड के एक से अधिक अणुओं से मिलकर बना है। न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ से मिलकर बना है यह मैं अभी आपको बता चुका हूँ, बार बार रिपीट नहीं करूँगा। और मैंने आपको यह भी बताया था कि न्यूक्लियोटाइड में जो नाइट्रोजेनस बेस, नाइट्रोजनी क्षार है, उसमें क्या है? प्यूरिन और पायरिमिडीन। फिर मैंने बताया था प्यूरिन में दो क्षार, पायरिमिडीन में जो दो क्षार, यह भी मैंने बताया था। अब यहाँ हमें देखना है कि जो ये डीएनए की संरचना है, जिसे मैंने क्या कहा था? द्विकुंडलित, द्विकुंडलित, डबल हेलिक्स, ये सारे टर्म्स आपको आने चाहिए। डबल हेलिक्स या हिंदी वाले द्विकुंडलित। अब किस टर्म का इस्तेमाल वो करता है एग्जाम में, यू नेवर नो। तो डबल हेलिक्स, या फिर आप DOUBLE, डबल स्ट्रैंडेड, दो स्ट्रैंड से मिलकर द्विकुंडलित नजर आता है। लेकिन आप देख रहे हैं ये कुंडलित इसलिए कहते हैं कि रस्सी की भांति यह क्या है? ऐसे लिपटा हुआ सा दिखता है। तो डबल हेलिक्स, द्विकुंडलित या डबल स्ट्रैंडेड यह संरचना है। और यहाँ पे आपको फिर ध्यान देना है कि ये जो है दो स्ट्रैंड है, दो कुंडली जैसी संरचना है, या आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। और इसमें जो बेस है, क्षार है, नाइट्रोजेनस क्षार जिनसे मिलकर बना है, प्यूरिन, पायरिमिडीन। प्यूरिन में भी दो था, एडिनिन, गुआनिन, और पायरिमिडीन में थायमिन, साइटोसिन। तो यहाँ जो है एडिनिन थायमिन से जुड़ा रहता है, कैसे? हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से। गुआनिन साइटोसिन से जुड़ा रहता है, कैसे? हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से। तो यह क्या है? आपका डीएनए की संरचना यही है। क्वेश्चन पूछेगा जो बेस, जो क्षार होते हैं वो किस बंध से जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। एडिनिन किसके साथ पेयरिंग करता है? तो थायमिन के साथ। एट याद रखिए तो आपको याद रहेगा। गुआनिन किसके साथ पेयरिंग करता है, जुड़ता है? साइटोसिन के साथ। किस बॉन्ड से? हाइड्रोजन बॉन्ड से। न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना है ये क्या? डीएनए। यह सब समझ रहे हैं। हाइड्रोजन बंध आपने देख लिया, एडिनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। संरचना कैसी है इसकी? डबल हेलिक्स, द्विकुंडलित या डबल स्ट्रैंडेड, या हिंदी में द्विकुंडलित। अब एक और बात आप जान लीजिए, डीएनए यह दो तरह का है। राइट हैंडेड डीएनए, इसके दो प्रकार हैं। मेरे कहने का मतलब है आपके लिए यह भी जरूरी है जानना। आपको मेडिकल की तैयारी नहीं करनी है, मुझे पता है, आपको जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अदर एग्जाम्स, एसएससी वगैरह वगैरह। लेकिन अब उसमें भी अच्छे प्रश्न आने लगे हैं थोड़े अंदर से। तो आप जान लीजिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ डीएनए, राइट हैंडेड डीएनए एंड लेफ्ट हैंडेड डीएनए। राइट हैंडेड डीएनए को बी डीएनए बोलते हैं, और लेफ्ट हैंडेड डीएनए को बोलते हैं जेड डीएनए। और अगर आपसे पूछे कि वाटसन एंड क्रिक का नाम आपने सुना होगा, वाटसन एंड क्रिक, जिसने डीएनए की द्विकुंडलित डबल हेलिक्स संरचना का पता लगाया था, रिसर्च किया था उसने, और 1953 में उसने इसका पता लगाया था। बाद में इसके लिए उसे नोबेल प्राइज भी दिया गया था।
तो उसने पूछ सकता है प्रश्न कि इनमें दोनों में से उसने किस किस संरचना का पता लगाया, बी डीएनए जिसको राइट हैंड डीएनए कहते हैं, या फिर जेड डीएनए जिसको लेफ्ट हैंडेड डीएनए कहते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा ये जो वाटसन एवं क्रिक, इसी ने डबल हेलिक्स द्विकुंडित संरचना का पता लगाया था, तो इसे नोबेल प्राइज दिया गया था। और इसने जिस डीएनए का पता लगाया था, जिसकी संरचना का इसने पता लगाया रिसर्च करके, वह था क्या, बी डीएनए, राइट हैंडेड डीएनए। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इतना आपको समझ लेना है। कहीं से भी क्वेश्चन आए आप बना लेंगे आई होप। अब क्या है, कुछ सामान्य बातें ऐसे भी जान लीजिए आप। डीएनए जो आप जानते हैं, मैंने बताया ही है कि कहाँ पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन केंद्रक के अलावे यह माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है थोड़ी मात्रा में। यह अपने आप में एक प्रश्न है। दूसरा, डीएनए की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित तो करता ही है, लेकिन मुख्य रूप से यह आनुवंशिक गुणों के स्थानांतरण का संचालन करता है। बेसिकली क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है, और इसी का एक टुकड़ा जिसको जीन बोलते हैं, वो कुछ और नहीं, डीएनए में ही जो क्षार का जो क्रम होता है, क्रम सीक्वेंस, वह अपने आप में जीन कहलाता है, जो आनुवंशिक इकाई है जो माता पिता से संतान में जाता है। और डीएनए की भूमिका और महत्वपूर्ण होती जा रही है। और यह भी प्रश्न इससे भी पूछते हैं, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसका क्या इस्तेमाल है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो आपको पता है अपराध, बड़े बड़े अपराध होते हैं, या फिर पैटर्निटी टेस्ट, अर्थात किसी बच्चे के पिता की पहचान करनी है कि कौन इसका पिता है। एनडी तिवारी का बहुत फेमस केस आपको पता ही होगा। तो ऐसे केसेस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से ही पता लगता है, कोई केस, क्रिमिनल केस सॉल्व होता है, या पैटर्निटी, पिता की पहचान होती है। तो बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि डीएनए क्या है, हमारे शरीर में जो सेल्स हैं उन सारे सेल्स में, सब में डीएनए ढेर सारा है, लेकिन सब में, और सारे के सारे डीएनए एक जैसे हैं, लेकिन कुछ डीएनए जो है वो थोड़ा सा अलग है। और वही डीएनए जो खास है, जो हमें एक अलग पहचान देता है, जो डिसाइड करता है कि हमारी लंबाई, हमारा कलर और दूसरे हमारे गुण हैं वो कैसे होगा। यह बेसिकली माता से कुछ और कुछ पिता से, जीन के माध्यम से आते हैं, और उससे हमारा सब कुछ, हमारे हर गुण डिसाइड होते हैं। तो डीएनए का महत्व इसलिए बढ़ता जा रहा है कि आप देखते हैं आजकल जितनी बीमारियां नई नई हो गई हैं, उसमें कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो अब पहले तो नहीं थी वो क्यूरेबल, लेकिन अब वो क्यूरेबल इसलिए है क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में एक, आपने सुना होगा या पढ़ा भी होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसके माध्यम से डीएनए को काट कर, डीएनए को एक्सचेंज करके, मतलब ऐसे ऐसे करके गंभीर बीमारियों पर भी विजय पाने की शुरुआत हो चुकी है। तो डीएनए का पता लगने से काफ़ी कुछ संभव हो गया है कि अब बहुत गंभीर आनुवंशिक बीमारियां भी ठीक की जा रही हैं। तो समझ गए होंगे डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो आपको इन बातों को याद रखना है। और इसके बाद अब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे आरएनए की, और उसके पश्चात डीएनए आरएनए का एक साथ हम लोग एक नए वीडियो में तुलना करेंगे।